नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा संसार में। बच्चों, कल हमने एनिमेशन के माध्यम से जूझ कहानी को नाटक में रूपांतरित करके समझा था। पूरी की पूरी कहानी को एक वीडियो के माध्यम से। आज हम इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आप सबको पता होना चाहिए कि जूझ वास्तव में आत्मकथात्मक उपन्यास है आनंद यादव का, और उस उपन्यास का एक अंश हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित था, जो हमने कहानी के रूप में, नाटक के रूप में उसको पढ़ा और समझा, देखा भी और समझा। तो सबसे पहले बच्चों आनंद यादव के बारे में जान लेते हैं, लेखक के बारे में। इनका जीवन परिचय। आनंद यादव का जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है। इन्होंने मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। ये बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। इनकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने उपन्यास, कविता व समालोचनात्मक विधाओं पर लेखन कार्य किया है। इनकी नटरंग पुस्तक बहुत चर्चित रही। जूझ उपन्यास पर इन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह अंश लेखक के बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवैं जीवन के खुरदरे यथार्थ और इसके रंगारंग परिवेश की विश्वसनीय जीवन गाथा है। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आने से पहले एक बार फिर से याद करते हैं जूझ कहानी के पात्रों को। और आप सबको पता है जूझ का अर्थ होता है संघर्ष करना, और इस उपन्यास का नाम, इस आत्मकथात्मक उपन्यास का नाम लेखक ने जूझ शायद इसीलिए रखा था कि उनके जीवन का संघर्ष, कि कैसे विषम परिस्थितियों से उन्होंने संघर्ष किया। तो उनका पूरा का पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, वो दर्शाने के लिए जूझ शीर्षक बिल्कुल ही उचित जान पड़ता है। और हमने भी जितना अंश इस उपन्यास का कहानी के रूप में पढ़ा है, उसमें हमने देखा कि कथानायक कहानी के शुरू से लेकर अंत तक संघर्ष करता हुआ नज़र आता है। इसलिए जूझ शीर्षक बिल्कुल ठीक है। औचित्य का मतलब हुआ कि वो कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित है ये शीर्षक देना, इसको उसे हमें सिद्ध करना है। तो याद करते हैं इसके पात्रों को फिर से। इसमें पात्र हैं लेखक आनंदा, लेखक की माँ, लेखक के पिता जिन्हें वह दादा कहकर पुकारता है, दत्ताजी राव जिन्हें देसाई सरकार भी कहते हैं, कक्षा का शरारती बच्चा जिसे सब चौहान का बच्चा कहते हैं, कक्षा का होशियार बच्चा वसंत पाटिल, मराठी अध्यापक नवा सौंदलगेकर। तो महत्वपूर्ण बिंदु है दादा द्वारा लेखक की पढ़ाई 5वीं कक्षा में छुड़ा देना। तो शुरू में हमने देखा कि लेखक सोच रहा है, खेत में काम करते समय वो सोच रहा है कि काश वो आगे पढ़ाई लिखाई करता। पढ़ाई लिखाई क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो उसके महत्व को जानता है, और साथ में ये भी जानता है कि खेतों में अब उतनी आजीविका वो नहीं कमा सकता जितनी जीवन के लिए आवश्यक है। तो उसमें कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करना चाहता है। लेखक का पढ़ने के लिए मन करना, इसलिए वो चाहता है कि वो पढ़ाई करे।
लेकिन परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं है। उसके दादा उसको पढ़ाना नहीं चाहते हैं। गांव में सबसे पहले ईख पेरने का कोल्हू शुरू करना। तो फिर कहानी में बताया गया कि लेखक के घर में सबसे पहले ईख पेरने का कोल्हू चलता है। उसके दादा सबसे पहले कोल्हू शुरू कर देते हैं। वो बैल जो है वो ईख पेरता है कोल्हू में, चक्कर काट काट के तो वो है कोल्हू, ईख पेरने का कोल्हू, जिससे जो है ईख को पेर के उसका रस निकाला जाता है, फिर उसका गुड़ बनाया जाता है। तो लेखक के दादा सबसे पहले ये काम शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच अलग है। वो क्या सोचते हैं कि सबसे पहले अगर हम ईख पेरने का काम शुरू करेंगे, हमारा गुड़ सबसे पहले बन जाएगा, तो हम बाज़ार में सबसे पहले अपने गुड़ को उतारेंगे, क्योंकि किसी और का गुड़ अभी बाज़ार में नहीं आया होगा। तो आपूर्ति जो है वो कम होगी। आपूर्ति का मतलब सप्लाई कम है और मांग अधिक है, लोग गुड़ खरीदना चाहते हैं। तो जब मांग अधिक हो और आपूर्ति कम हो तो कीमत ज़्यादा मिलती है, तो कीमत भी ज़्यादा मिलेगी और गुड़ बिक जाएगा। और इनका गुड़ ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि लेखक साथ में ये भी बताता है कि जब उनका जो गुड़ है वो नंबर 3 की क्वालिटी का है। अगर सबके गुड़ के साथ अपना गुड़ बेचना शुरू करेंगे बाज़ार में, तो नंबर 1 और नंबर 2 के गुड़ के सामने उनका गुड़ बिकेगा नहीं और ना ही भाव मिलेंगे, कीमत मिलेगी। तो इसलिए दादा सोचते हैं कि गुड़ ज़्यादा निकले या ना निकले, भाव ज़्यादा मिलने चाहिए। क्योंकि जो कोल्हू सबसे पहले शुरू नहीं करते, उन किसानों का क्या मानना है कि जितना ज़्यादा ईख को देर से हम पेरना शुरू करेंगे, खड़ी रहेगी खेतों में, उतना ज़्यादा उसमें रस भरेगा, और रस ज़्यादा भरेगा तो गुड़ की मात्रा भी अधिक होगी और अच्छा भी होगा। लेकिन लेखक के दादा क्या सोचते हैं, गुड़ की मात्रा अधिक हो या ना हो, भाव ज़्यादा मिलने चाहिए। और फिर नंबर 3 की क्वालिटी का गुड़ है तो वो बिक भी जाएगा। तो ये सोचकर गांव में ईख पेरने का कोल्हू सबसे पहले लेखक के घर में शुरू होता है। अपनी पढ़ाई के बारे में माँ से बात करना और पढ़ाई लिखाई का महत्व समझाना। तो परिस्थितियाँ लेखक के अनुकूल नहीं थी, दादा पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन लेखक हार नहीं मानता, हिम्मत नहीं हारता। वो अपनी माँ से बात करता है, अपनी माँ को सबसे पहले समझाता है कि पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व है, क्यों वो पढ़ना लिखना चाहता है। और माँ से बात करता है और कहता है कि दादा को मनाओ। माँ की सहायता से दत्ताजी राव से बात करके दादा को समझाने के लिए कहना। तो माँ ने तो कह दिया कि दादा मानेंगे नहीं, तो लेखक ने क्या सुझाव दिया, गांव का जो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सबसे सम्मानित व्यक्ति है, जिसकी बात को कोई टालता नहीं, और उनका नाम क्या है, दत्ताजी राव देसाई सरकार भी कहते हैं उनको, दत्ताजी राव देसाई। तो कहते उनसे बात करो। अगर हम उनको समझा देंगे कि पढ़ाई लिखाई क्यों ज़रूरी है, मैं क्यों पढ़ना लिखना चाहता हूँ, और वो दादा को आगे समझाएंगे, तो दादा उनका कहना इनकार नहीं करेंगे, उनका कहना मानेंगे। तो दत्ताजी राव का लेखक के दादा से उसे पढ़ाने लिखाने की बात कहना। तो लेखक का काम यहाँ पे निकल जाता है, दत्ताजी राव मान जाते हैं और उसके दादा को भी बुलाकर उनसे कहते हैं कि लेखक को पढ़ाई लिखाई करवाओ और खेतों का काम तुम करो। क्योंकि साथ में ये पता चल गया दत्ताजी राव को कि उसके दादा जो है खेतों का कोई काम नहीं करते, अपनी पत्नी और अपने बच्चे से सारा दिन खेतों का काम करवाते हैं और खुद खुले सांड की तरह पूरे गांव में घूमता है, बाज़ार में रखमाबाई के पास बैठ जाता है। तो खूब उसको डांट फटकार लगती है और दादा को कहते हैं कि इसको पढ़ाओ लिखाओ, तुम नहीं पढ़ाओगे तो मैं पढ़ाऊँगा। दादा की शर्तों के साथ लेखक का स्कूल जाना। अब दादा को तो बात माननी थी, तो दादा ने शर्तें रख दी। दादा ने कौन सी शर्तें रखी कि 11 बजे पाठशाला लगती है, तो सुबह दिन निकलते ही खेतों में चले जाना, बैग भी ले जाना वहाँ पे, और जो स्कूल के कपड़े हैं वो भी वहीं ले जाना।
वहाँ पर पानी देगा खेतों को, और स्कूल का टाइम होते ही, मतलब पाठशाला का वक्त होते ही वहाँ से अपने कपड़े बदलने हैं और बैग उठा के पाठशाला चले जाना। और जैसे ही पाठशाला की छुट्टी होगी, घर आते ही बैग रखकर सीधा खेतों में जाना और ढोर डंगर चराना। तो ये दादा ने शर्तें रख दी कि अगर ये शर्तें मानोगे और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो स्कूल नहीं जाओगे, छुट्टी करोगे उस दिन। ये बात अगर मानते हो तो फिर तुम स्कूल जाओगे। तो लेखक ने बात मान ली, क्योंकि पढ़ने लिखने की उसमें लगन थी, लालसा थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, तो ये शर्तें भी उसने मान ली और इन शर्तों के साथ लेखक स्कूल जाने लगा। स्कूल में कुछ शरारती बच्चों द्वारा लेखक को परेशान करना। चौहान के बच्चे का लेखक की धोती और गमछा खींचकर परेशान करना। तो अपनी कक्षा में लेखक नया था, नया 5वीं कक्षा में लेखक ने एडमिशन लिया, 2 महीने रह गए थे और पहले भी उसकी पढ़ाई 5वीं कक्षा में छुड़ा ली गई थी, तो उसके साथ के बच्चे तो अगली कक्षा में चले गए थे और अब इनको अपने जूनियर्स के साथ बैठना पड़ रहा है। और उसमें सिर्फ 2 बच्चों को जानता है लेखक, गली के 2 लड़कों को, और किसी को जानता भी नहीं है। और लेखक तो इनको सबसे कम अक्लमंद समझता था, लेकिन अब मजबूरी देखो कि इन्हीं के साथ बैठना पड़ रहा है। और ऊपर से लेखक का पहनावा देखकर, जैसे कपड़े पहनकर वो आता है, तो स्कूल के शरारती लड़के चौहान के बच्चे ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, कभी उसका गमछा खींचे, कभी उसके धोते खींचे। परेशान हो गया लेखक तो लेखक उदास हो जाता है। वो सोचता है अरे इससे अच्छा तो खेतों में ठीक था, यहाँ तो बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन फिर वो अपने मन को समझाता है कि नहीं, उसने इतना संघर्ष किया है अपने दादा को मनाने के लिए, बड़ी मुश्किल से तो दादा माने हैं, तो पढ़ने लिखने पर ही ध्यान देना होगा, शरारती बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देना। कक्षा के होशियार बच्चे वसंत पाटिल से दोस्ती करना। होशियार बच्चा था, उससे दोस्ती की, उसकी मदद से जो है पिछला सारा पाठ्यक्रम उसने पूरा किया, मेहनत की और कक्षा में अपनी पहचान बनाना, और कक्षा के होशियार बच्चों में शामिल हो गया लेखक अपनी लगन से और अपने खूब कठोर मेहनत से सबके वसंत पाटिल के बराबर हो गया था। अब जैसे वसंत पाटिल दूसरे बच्चों की कॉपियाँ चेक करता था, ऐसे ये भी करने लग गया था। मराठी अध्यापक न वा सौंदलगेकर से प्रभावित होना। तो एक रणवरे मास्टर थे जो उनको पढ़ाते थे, एक मंत्री नामक मास्टर थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे हुआ लेखक? मराठी अध्यापक न वा सौंदलगेकर से। क्योंकि जब ये पढ़ाने आते थे, कविता पढ़ाते थे, तो कविता पढ़ाते समय इतने उसमें रम जाते थे ये अध्यापक, पूरे अभिनय के साथ, सुर लय ताल के साथ, यति गति आरोह अवरोह के साथ कविता को गा कर सुनाते थे। और बीच बीच में दूसरे कवियों की कविताओं की पंक्तियाँ भी सुनाते थे, खुद भी लिखते थे तो अपनी कविता की पंक्तियाँ भी सुना देते थे। तो उनके पढ़ाने के ढंग से लेखक इतना प्रभावित हुआ कि उसकी कविता में रुचि जागने लगी। फिर एक दिन मास्टर ने मालते की बेल पर कविता लिखी थी, न वा सौंदलगेकर ने। कक्षा में जब वो सुनाई तो लेखक को लगा कि मैं भी कविता लिख सकता हूँ, क्योंकि उससे पहले लेखक सोचता था कि जो कवि होते हैं, जो कविता लिखते हैं, शायद वो दूसरे लोग के प्राणी होते होंगे, हमसे कुछ हटकर होते होंगे। लेकिन जब उसने देखा कि कवि भी हमारे जैसे हाड़ मास के पुतले हैं, जब हमारे मास्टर साहब कविता लिख सकते हैं, तो शायद मैं भी कोशिश करूँ तो मैं भी कविता लिख सकता हूँ। तो लेखक ने कविता लिखने का प्रयास किया, छोटी छोटी तुकबंदियाँ करनी शुरू की और उन तुकबंदियों को मास्टर जी को दिखाना शुरू किया। और उसके मराठी के अध्यापक न वा सौंदलगेकर ने लेखक को प्रेरित किया। तो धीरे धीरे करके उसकी वो और भी सुंदर कविताएं लिखने लगा। अब तो पहले क्या होता था, जब लेखक खेतों में काम करता था स्कूल से जाने के बाद या स्कूल से पहले, तो उसको अकेलापन बहुत खलता था। उसको लगता था कोई साथ में हो जिसके साथ मेरा वक्त निकल जाए। लेकिन अब तो अकेलापन इतना पसंद आने लगा लेखक को कि उसे लगता था कि कोई ना हो, मैं अकेला हूँ। क्यों? क्योंकि अकेला जब रहेगा तो जो लेखक अपनी कविता लिख लेता था उसको ऊंची ऊंची गा कर उसको बोलता था, थुई थुई करके नाचता भी था कविताओं पर और खुद लिखना भी शुरू करता। तुकबंदियाँ, पत्ता मिल गया तो पत्ते पर लिखना, कॉपी मिल गई तो कॉपी पर, और कुछ भी ना मिला तो भैंस के ऊपर ही लिखना शुरू कर देना और जाकर मास्टर को दिखाना। कई बार अगर बीच में छुट्टी पड़ गई है तो इंतज़ार ही नहीं होता था, मास्टर के घर जाकर दिखा देता था। और लेखक के ये अध्यापक उसे इतना प्रेरित करते थे
कभी उसको भाषा का ज्ञान देते, छंदों का ज्ञान देते, अलंकारों का ज्ञान देते। बहुत सुंदर कविता होने पर बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों के सामने लेखक को खड़ा कर देते कि चलो कविता सुनाओ, जिससे लेखक बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गया। तो ऐसे अध्यापक न वा सोंदलगेकर जैसे अध्यापक जो अपने विषय का पूरा ज्ञान रखते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं, एक नए तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे अध्यापक वाकई प्रेरणादायक अध्यापक होते हैं और लेखक काफ़ी प्रेरित हुआ इनसे। तो ये पूरा पाठ था। तो इसमें जो है लेखक के संघर्ष को यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे उसने माँ को मनाने के लिए संघर्ष किया, दादा को मनाने के लिए संघर्ष किया, उसके बाद पढ़ने के लिए संघर्ष किया, खेतों में संघर्ष किया, कविता लिखना शुरू की, वहाँ संघर्ष किया। तो पूरी की पूरी कहानी लेखक के संघर्ष के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो इसलिए कहानी का नाम भी जूझ रखा गया। तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु जूझ कहानी के। बच्चों, अगली बार हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे और उम्मीद है कि अब आपको पाठ कहानी जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि कल हमने एनिमेशन के माध्यम से पूरी की पूरी कहानी का नाटकीकरण किया था और आज हमने फिर से महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से पूरी कहानी को समझ लिया। धन्यवाद बच्चों।